Hello friends, myself Dr. Veena and I am coming with a new method of psychology that is objective observation method. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंट्रोस्पेक्शन मेथड को डिस्कस कर लिया था. अगर आप लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड नहीं पढ़ा है तो काइंडली उसको मेरे प्रीवियस क्लास में जाकर आप जरूर पढ़ लें. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस क्लास का, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स एंड लिमिटेशन को आप नहीं समझ सकते हो. तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन पर हम लोग आते हैं. वॉटसन ने सबसे पहले ये बताया कि साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस. तो जब उन्होंने बिहेवियर के अध्ययन करने के विज्ञान को साइकोलॉजी कहा, तो फिर बिहेवियर का अध्ययन करते कैसे हैं, इसके लिए उन्होंने बिहेवियर एनालिसिस या बिहेवियर मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन उन्होंने लाया. तो हम लोग आज इसी के मेरिट लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे. कौन कौन से विशेषताएं हैं इस विधि की और कौन कौन सी सीमाएं हैं, क्या इसके गुण हैं और क्या अंतःनिरीक्षण के गुण थे. दोनों का साथ में कंपैरिजन भी चलेगा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड बेटर है या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड है. इंट्रोस्पेक्शन की क्या कमियां थी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की क्या कमियां हैं. तो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं. मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में 5 मेन मेथड्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, फोर्थ केस स्टडी मेथड एंड फिफ्थ सर्वे मेथड. प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन मेथड को यूज़ कर चुके हैं, उस पर डिस्कशन हो चुका है. सेकेंड जो मेथड आज हम लोगों को डिस्कस करना है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब बाह्य निरीक्षण विधि. इस मेथड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किन्होंने लाया, इसकी मेरिट्स एंड लिमिटेशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो हम लोग आगे चलते हैं. ये है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड यानी बाह्य निरीक्षण विधि. इस मेथड को किन्होंने दिया था ये हमें जानना होगा. तो सबसे पहले वॉटसन ने, जिनका टाइम ड्यूरेशन जो था वो था 1878 टू 1958. उन्होंने किस लिए दिया था इसे, कि उन्होंने बिहेवियर एनालिसिस के लिए दिया था. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म वो वॉटसन को ही कहा जाता है, जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियरल साइंस की उपमा किन्होंने दी थी, वो वॉटसन ने दी थी, जिनका ड्यूरेशन 1878 टू 1958 है. और उन्होंने क्यों दिया था, फॉर द स्टडी ऑफ बिहेवियर. ठीक है, उन्होंने स्टडी ऑफ बिहेवियर के लिए इस मेथड को दिया था. एक्चुअली इस पिक्चर को आपको देखना होगा. अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन समझना है तो इस आप फिगर को देखिए कि किस तरह ये ऑब्जर्वर है. ये एक व्यक्ति दूर से खड़ा होके, और ये 3 लोग जो बैठे हुए हैं इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है. बिल्कुल सेम यही सिचुएशन ऑब्जर्वेशन मेथड की होती है. इसमें भी ऑब्जर्वर या निरीक्षणकर्ता, ऑब्जर्वर कहिए या निरीक्षणकर्ता कहिए, बिल्कुल न्यूट्रल यानी कि तटस्थ भाव से उनके व्यवहारों का, किनके, इन तीनों के व्यवहारों का अध्ययन करता है. बिल्कुल न्यूट्रल रह के, अपनी तरफ से कुछ उसमें योगदान नहीं देता है, बल्कि वो खड़ा होकर उन सब के बिहेवियर को एनालिसिस करता है. वैसे ही वो नोट डाउन करता है और अपनी ओर से कुछ एड ऑन नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो समझना है हमें कि इसके द्वारा स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिहेवियर. इसके द्वारा ऑब्जर्वर क्या करता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बिहेवियर को स्टडी करता है. डायरेक्ट का बिहेवियर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिहेवियर जैसे किसी का रोना, हंसना, दौड़ना, लड़ाई करना, प्रेम करने का व्यवहार करना, तो इसे डायरेक्ट बिहेवियर कहेंगे, जिसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है या अपनी खुली आंखों से देख सकता है. और इनडायरेक्ट बिहेवियर किसे कहेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना, हार्ट बीट का ऊपर नीचे होना, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहेंगे. ये ऑब्जर्वर अपनी आंखों से नहीं कर सकता है, इसे भी स्टडी करेगा बट कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी. ठीक है. तो ये क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों तरह के व्यवहार का अध्ययन करता है. डायरेक्ट में रनिंग, लाफिंग, क्राइंग, इनडायरेक्ट में ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा, थ्रू सम टूल्स.
वो ऑब्जर्व करेगा बट सम टूल्स की यूज़ करेगा। अब समझ में आ गया कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, कि एक ऑब्जर्वर है जो कि बिल्कुल अलग रह के हट के और किन्हीं के व्यवहारों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस बिहेवियर के, इस मेथड के कुछ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि वॉटसन ने बिहेवियर एनालिसिस की ये जो मेथड दिया ये बहुत साइंटिफिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। फर्स्ट जो मेरिट है, इसके जो मेरिट एंड लिमिटेशन पे हम ध्यान देते हैं, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, मेरिट्स पे ध्यान देंगे तो पहला है ऑब्जेक्टिव मेथड। जैसा कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम पढ़ चुके हैं कि वो सब्जेक्टिव था, यानी वो आत्मगत था, किसी व्यक्ति को जिसका ऑब्जर्वेशन करना है वो व्यक्ति खुद अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है और खुद अपनी फीलिंग्स को के बारे में बता रहा है, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव था। बट दिस इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव मेथड, क्योंकि ये वस्तुगत है, क्योंकि ऑब्जर्वर किसी की बात पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो एक्चुअली वो एक जगह खड़े होकर और किसी के व्यवहार का एनालाइज कर रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है। सेकेंड जो मेरिट है वो है रिपीटेशन। आपको याद होगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें रिपीटेशन का गुण नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को आप बार बार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो चंचल होती हैं, थोड़ी देर के लिए वो हट जाती हैं। परंतु दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड हैज़ द क्वालिटी ऑफ रिपीटेशन, यानी इसमें पुनरावृत्ति का भी गुण पाया जाता है। जैसा कि प्रीवियस क्लास ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम बता चुके हैं कि उसमें ये डिमेरिट है कि ठीक है, उसमें रिपीटेशन नहीं किया जा सकता है, बट व्यवहार और उसके कंपैरिजन में स्थिरता और चंचलता नहीं होने के कारण कोई भी बिहेवियर एनालिसिस बार बार करके अब व्यवहार को चेक कर सकता है, या कोई भी स्टडी है उसको बार बार किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की क्वालिटी ये है, ये भी रिपीटेशन से जुड़ा हुआ है, यानी किसी भी ऑब्जर्वर ने कोई अगर स्टडी करके रख दी है तो उसके प्राप्त रिजल्ट्स को कोई भी चेक कर सकता है कि ये वैलिड है कि नहीं है। उसकी टेस्टिंग कोई भी ऑब्जर्वर फिर से व्यवहार एनालिसिस करके, बिहेवियर एनालिसिस करके कर सकता है। यहाँ जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है वाइड स्कोप फॉर टाइम एंड लेबर सेविंग, यानी समय और श्रम की बचत की जो बात कर रहे हैं। ऐसा है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जब हम कर रहे थे तो जब कॉन्शियस एक्सपीरियंस का एनालिसिस कौन कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए लेबर एंड टाइम दोनों बहुत अधिक लगता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, टाइम एंड लेबर दोनों कम लगता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कई लोगों के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है। लास्ट मेरिट जो है क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी यानी इस विधि द्वारा मात्रात्मक अध्ययन संभव है, यानी मात्रात्मक मतलब जो आंकड़े मिलेंगे उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जा सकता है, इसलिए जो हमें ऑब्टेन्ड रिजल्ट होंगे वो काफ़ी रिलायबल होंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मेरिट्स काफ़ी हैं, मेरिट्स बहुत हैं इस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के। बिहेवियर एनालिसिस की सबसे अच्छी विधि इसे मानी जाती है, जिसमें फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव मेथड्स, रिपीटेशन, वेरिफिकेशन, वाइड स्कोप ऑफ टाइम एंड लेबर सेविंग, क्वांटिटेटिव स्टडी। पर इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ लेते हैं कि मेरिट्स जो है वो किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। जैसे एक कम्युनल राइट हो रहा है, कहीं एक कम्युनल राइट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सैंपल होता है, बहुत बड़ा स्टडी क्षेत्र होता है। इस घटना का बहुत कम समय और श्रम में ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन द्वारा स्टडी करना संभव हो जाता है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पर बहुत सारे मेरिट्स के बावजूद इस विधि के कुछ लिमिटेशन या सीमाएं भी हैं, जिनको भी जानना बहुत आवश्यक है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट लिमिटेशन इज टू इनएबिलिटी टू स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंस डायरेक्टली। क्या कहा? इसमें कहा गया कि इनएबिलिटी टू स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंस बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट वाई मैनी टाइम वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो इस स्थिति में इस विधि द्वारा संभव नहीं हो पाता। सेकेंड लिमिटेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। सेकेंड लिमिटेशन है कि
किसी भी व्यक्ति का अध्ययन अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, इसलिए अध्ययन विषय पर कई एक वेरिएबल्स का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए एग्जैक्ट रीज़न का पता नहीं चल पाता। जैसे हम समझ सकते हैं कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेस है, ठीक है, तो आप उसके बिहेवियर को एनालाइज करके ये तो कर सकते हैं कि वो डिप्रेस्ड है उसके सिम्टम्स को देख के, लेकिन कारण क्या है डिप्रेशन का या रीज़न क्या है ये पता नहीं चल पाता। कि वो अकेलेपन के कारण डिप्रेशन में है, आइसोलेट फील कर रहा है इसलिए है, या किसी एग्ज़ाम में फेल होने के कारण डिप्रेशन में है। तो आप बिहेवियर का एनालिसिस कर पा रहे हैं बट रीज़न का पता नहीं लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट है सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ डिससिमिलर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि दो अलग अलग कॉन्शियस एक्सपीरियंस की एक्सप्रेशन एक ही तरह के बिहेवियर के रूप में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो ये पता लगाना कठिन है कि ये आंसू उसके खुशी के हैं या दुख के हैं, क्योंकि दुखद और सुखद दोनों ही परिस्थितियों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए आप यहाँ भी वही है कि सिमिलर एक्सपीरियंस ऑफ डिससिमिलर एक्सपीरियंस, मतलब सिमिलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो डिससिमिलर एक्सपीरियंसेस में हो जाते हैं। तो इसलिए ये कई बार अनसाइंटिफिक हो जाता है, उसके स्टडीज़ जो होते हैं उतने साइंटिफिक नहीं रह पाते, अप्रोप्रिएट जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाता। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? अननेचुरल स्टडी। एक्चुअली होता ये है कि ऑब्जर्वेशन के पीरियड में चूंकि ऑब्जर्वर वहाँ खड़ा होकर बिहेवियर एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो कि कुछ लोगों का बिहेवियर एनालिसिस क्या कर रहा है, एक जगह खड़ा होकर उनका स्टडी कर रहा है। इसलिए उनके प्रेजेंस में व्यक्ति का व्यवहार नेचुरल नहीं रह जाता है बल्कि अस्वाभाविक या अननेचुरल हो जाता है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आपका व्यवहार घर में कुछ होता है और टीचर के पास स्कूल में कुछ होता है। आप बहुत डिसिप्लिन बिहेव करते हो स्कूल में, जबकि आप स्कूल में ही अपने फ्रेंड्स के साथ अलग आपका बिहेवियर होता है और टीचर के साथ अलग होता है। तो इसलिए जब कोई आपका बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपके सामने खड़ा हो जा रहा है, तो आपका बिहेवियर नेचुरल नहीं रह के अननेचुरल हो जाता है। तो स्टडी भी आपकी साइंटिफिक नहीं रहेगी, कुछ प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट लिमिटेशन जो होगा वो है इफेक्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर्स, यानी व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव। एक्चुअली ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी प्रेजुडिस है, अपनी एटीट्यूड है, अपनी पूर्वधारणा है, अपनी मनोवृत्तियां हैं। वो भी तो एक व्यक्ति है जिसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, और जब वो किसी का बिहेवियर एनालिसिस कर रहा है तो उसकी अपनी प्रेजुडिस, अपनी एटीट्यूड का प्रभाव स्टडी पे पड़ेगा ही। जैसे कि हम लोग ऊपर की एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई कम्युनल राइट्स का अध्ययन एक ऑब्जर्वर कर रहा है तो उसके अपने प्रेजुडिस और एटीट्यूड्स का टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड द कास्ट जिसका वो अध्ययन कर रहा है, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? उससे क्या होगा कि उसका रिजल्ट भी इफेक्टेड हो जाएगा। कि अगर वो कम्युनिटी के कम्युनल राइट्स को देख रहा है और वो अगर सेम उसी कम्युनिटी का है, कास्ट और प्रेजुडिस उसके दिमाग में है, सेम उसी कम्युनिटी का है, तो उसका असर बायस्ड होके वो रिजल्ट देगा। और अगर उस कम्युनिटी के अलग है, वो अलग किसी कम्युनिटी का है, तो फिर उसका भी असर उसके रिजल्ट्स पे पड़ेगा। तो इस क्लास के द्वारा हम लोगों ने क्या देखा? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के मेरिट एंड लिमिटेशन को, उसके कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस को, और विद कंपैरिजन द क्रिटिकल एनालिसिस विद द इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। तो इस क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से तुलनात्मक अध्ययन किया है इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा, और मेरिट एंड लिमिटेशन को भी समझा है। तो आई होप इस क्लास को आप समझ चुके हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके प्रश्नों के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स टाइम से जमा करें। इवैल्यूएशन हो रहा है और आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो इस क्लास में इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।